तो विश्वास मेरा नाम है और मैं स्टार्ट करने रहे एग्रीकल्चर वैल्यू चैप्टर नंबर 2 अब एक प्लांट टिश्यू कल्चर। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले देखा जाए कि प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। सबसे पहले इसको समझते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर, तो ये जो चैप्टर है अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर बायो के बाद एग्रीकल्चर बायो का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसका सबसे टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर। स्वागत संवर्धन वो करता है ये किसी भी पौधे जिन्हें को पौधा है प्लांट, इस प्लांट के किसी भी पार्ट को उसमें क्या हो सकता है, करना भी हो सकता है, करना हो सकता है, पत्ता हो सकता है, जिनकी स्टेम हो सकती है, लीफ हो सकती है, रूट हो सकती है, मेरिस्टेम टिश्यू हो सकता है, मेरिस्टेम टिश्यू इंडिया में इसको बोलते हैं विषय को क्योंकि जो क्या हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, या नहीं हो सकते हैं, एंकर बोलते हैं खराब होते हैं, या एंकर एंकर सकते हैं, और भी हो सकते हैं, हिमांशु हो सकते हैं। यानी इन सारी चीजें को ही अपने क्या करेंगे कि संवर्धन माने अपने के बाद उससे नया पौधा तैयार करेंगे। इसे ऐसे ही बात अपने तक करेंगे, यानी कि किसी भी प्लांट के सेल इस कोशिका में, इस कोशिका से नया पौधा तैयार करना, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है, ये नया पौधा तैयार कर सके। इस क्षमता को अपने कहते हैं टोक्यो पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी केवल यानी कि एक पौधे की एक कोशिका पूरे पौधे का निर्माण कर सकती है, यानी पूरे प्लांट को डेवलप कर सकती है। इस पोटेंशियल को, उस क्षमता को क्या कहते हैं, टोक्यो पोटेंशियल। अब होता क्या है इसमें, फिर अपने नाम आता है एक्सटर्न, इसको बोलते हैं प्रकोष्ठक। प्रकोष्ठक का मतलब होता है कि प्लांट कल्चर के अंदर यूज होने वाला पार्ट, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होने वाला पौधे का भाग या प्लांट पार्ट, पौधे का है पार्ट जिसको क्या प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। फिर अपने बात करें नेक्स्ट एक्सप्लांट क्या हो सकता है, शूट भी आ सकता है, रूट भी आ सकता है, लिफ्ट भी आ सकती है, पत्ती भी आ सकती है, और मेरिस्टेम टिश्यू भी आ सकता है, पोलन भी आ सकता है, और भी आ सकता है। इन सभी का यूज किसमें करने लगते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर में, और इन सबको एज ए प्लांट भी यूज कर सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं तो ये हमारे बहुत एक इसके प्रोग्रेस
दूसरा अपना एक्स्ट्रा, तीसरा तत्व है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया बोलते हैं उसको माध्यम है। सोशल माध्यम का मतलब होता है एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर पोषक पौधे को उगने के लिए, वृद्धि करने के लिए जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सारे के सारे इसमें उपलब्ध है। इसमें एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए जितने भी आवश्यक आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वस्तुओं की जरूरत होती है, वो सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं। इसके अंदर सारे के सारे मिल जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएगा, मार्केट मिल जाएगा, सूक्ष्म पोषक मिल जाएंगे, इसके अंदर शुगर भी मिल जाएंगे, इसके अंदर वेजिटेबल भी मिल जाएगा, इसके अंदर भी और प्लांट लगेंगे, सब्जी मिल जाएंगे। इनकी भावनाओं में होती है सबसे कैसे बोलिया जिंदगी में बोलिया साइड पर आने के लिए जो हार्मोन भी होते हैं कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए होते हैं, कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, कुछ तनाव बनाने के लिए होते हैं, कुछ जड़ बनाने के लिए। ह्यूमन की स्थिति में ये अनिति पोषक माध्यम का मतलब है एक ऐसा माध्यम जो क्या करता है, एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर सभी आवश्यक पोषक तत्व, सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद है। उसी का पोषक माध्यम जिसके ऊपर प्रधान का इसके वृद्धि कर सके। इसके बाद में आता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट जिसे बोलते हैं जीन बदली। जीन बदली जीन होता है कोई भी कोशिका होती है उसके अंदर दो पार्ट सबसे बाहर होता है क्या होती है सेल ग्रोथ होती है और अंदर जो होता है तो एक सेल इम्यून बढ़ेगी। ये जो जीन वृद्धि होती है कोशिका वृद्धि, ये होगी कोशिका जीन। अब कोशिका वृद्धि को हटा दें, अब कोशिका वृद्धि को हटा दें, इसको रिजोल्व करने वाले या तो बोलने वाले एंजाइम, यानी कि अगर सेल्यूलोज में है तो उसमें सेल्यूलोज एंजाइम डालना है, सेल्यूलोज डालना है। टाइपिंग है तो टाइपिंग एंजाइम डालना है और उससे क्या होगा कोशिका वृद्धि है वो हट जाएगी, जो रिजोल्व रहेगी बिल्कुल चली गई। तो फिर इसमें क्या बचेगा, कैसे कर सकते हैं कोशिका झिल्ली बचेगी। कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी गड़बड़ होता है उस गड़बड़ को जीव गड़बड़ क्योंकि उसी कोशिका में से कोशिका वृद्धि को हटाकर उसके अंदर द्रव्य जीव में करना, उसके अंदर का जीव गड़बड़ अगर वहाँ केंद्र द्रव्य केंद्र को निर्देशित करके केंद्र द्रव्य एंड प्लाज्मा विकिरण कर फिर नेक्स्ट अपने बात करें एक आता है सब कल्चर। सब कल्चर बोलते हैं संवर्धन। संवर्धन किसे बोलते हैं, संवर्धन का मतलब है जब एक पोषक माध्यम या फिर कल्चर मीडिया के हमने कोई पौधा लगाया रहता है तो पौधा लगाया इतने पोषक तत्व सारे सारे ठीक कर लेगा तो फिर उसमें पोषक तत्व क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के बाद क्या नए पोषक तत्व के स्थानांतरित करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो संवर्धन करेगा। यानी कि एक ओल्ड कल्चर मीडिया था
उसको न्यू कल्चर मीडिया में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसे कहते हैं सब कल्चर या कुछ संवर्धन। कुछ संवर्धन का मतलब पुराने कल्चर मीडिया पर पुराने क्वेश्चन को नए क्वेश्चन माध्यम में रूपांतरित कर देना। फिर इसके बाद में आता है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर बोले तो भ्रूण संवर्धन। संवर्धन या फिर आएगा पराग संवर्धन, या आएगा तना संवर्धन, या आएगा कोशिका संवर्धन। ये जितने भी नाम आ रहे हैं, ये हर पौधे का पार्ट जिससे मैं नया प्लांट तैयार करें तो संवर्धन बोलते हैं। एम्ब्रियो भ्रूण को क्या कहते हैं, किसी पौधे के भ्रूण पौधे के भ्रूण को कृत्रिम माध्यम पर संवर्धित करने क्या कह रहे हैं, इसी में क्या करना सिर्फ भूख नहीं करते हैं, भूख के क्या प्रारंभ है उसी पौधे के खिलाफ जो कृत्रिम माध्यम पर उगाना है समर्थ का प्रार्थना से इस बात में करना किसी भी पौधे के माध्यम पर उगाना या समर्थ करना कोशिका संवर्धन। कोशिका संवर्धन के अंतर्गत किसी भी पौधे के कोशिका संवर्धन दूसरे माध्यम पर उगाना या संवर्धित करना तय करते हैं, कोशिका संवर्धन करना है। अब आता है नाइट्रोजन। अगर इतनी बात समझ में आई तो या फिर एक वस्तु है प्लांट स्ट्रक्चर के अंदर पूरी प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या करना होता है, अपना लेके चलते हैं प्लांट। बढ़ने फिर क्या करते हैं, इसमें से किसी एक पार्ट को उठा लेंगे, इसमें से क्या करेंगे एक पार्ट को उठा लेंगे, या तो उसे पत्ती को उठा लेंगे, या हम स्टेम को उठा लेंगे, या हम इसको उठा लेंगे, जड़ को उठा लेंगे, जड़ को उठा लेंगे। हम क्या करते हैं उसको उठा लेंगे, और जो पार्ट यूज करते हैं क्या कदम निकाल लेते हैं या कोशिका निकाल। इस कोशिका निकालने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं एक्स नाम दिलावा, क्या कहते हैं प्रतोफित। अब इस प्रतोफित को क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं। जैसे किसी बात से क्या करेंगे, जीवाणु करेंगे या सूक्ष्म जीव करेंगे, यानी इससे जितने भी सूक्ष्म जीव है उसको लगे हुए हैं, उसको हाथ को कर दिया है तो उसको स्लाइस करते हैं। फिर स्लाइस करने के बाद उसका पोषक माध्यम को रख दिया जाता है, इसमें कैपिलरीज होती है जिसके अंदर पोषक माध्यम है, इसको कल्चर मीडिया में। अब इस कल्चर मीडिया के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोटोकॉल को लगवाते हैं, इसको लगा दिया,
इसको बोलते हैं न्यूक्लिएशन। इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं न्यूक्लिएशन। अब ये क्या होता है, इसके अंदर तो पोषक तत्व होते हैं, इसमें हार्मोन भी होते हैं। अब ये धीरे 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 वृद्धि करना स्टार्ट होता है, धीरे वृद्धि करना स्टार्ट होता है, तो इसकी कोशिकाएं क्या हो जाती है, बड़ी होती है। इसकी कोशिकाएं धीरे 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 बड़ी होने लग जाती है। ये कोशिकाएं अब इसमें जो एक्सप्लांट था, वृद्धि करके वृक्षण हो, यानी कि कोशिका क्या होती है, बार बार बड़ी होती है, बड़ी होती है, बड़ी होती है, लेकिन अलग नहीं हुआ। कोशिका विभाजित हो रही है लेकिन अलग नहीं हुई। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अविभाजित कोशिकाओं और समूह कोशिकाओं का समूह बन जाता है, अनडिफरेंशिएबल सेल्स का ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएबल सेल्स इज नोन एज कैलस। तो क्या कहते हैं, कैलस 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 अब इस कैलस को थोड़ा टाइम तक स्टेबल करते हैं। ये क्या होता है, बड़ा बड़ा और इसके अंदर क्या हो जाएगी, जड़ भी खुली स्टार्ट हो जाएगी और परिणाम थोड़ा धीरे धीरे इसके अंदर अभी पौधा बंदी करना स्टार्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है इसको बड़े धीरे उसके अंदर भी प्रोसेस मानते हैं। अभी पूरा हमने क्या किया, यहाँ पुराना अब हमने इसके लिए दूसरा कर दिया, इसको बोलते हैं इसको इसके लिए वो बोलता है अब क्या बनता तैयार है, लेकिन फील्ड में जाने के लिए अभी नहीं तैयार नहीं, क्योंकि ये इतना वर्क हमें पता है, सारा का सारा किसके अपने हो रहा है, लैब में होता है। अगर ये काम लैब के अंदर हो रहा है तो इस पौधे को धूप नहीं करनी, यानी इसकी धूप है वो क्या हम लैब के प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन इसको बाहर लेके जाना पड़ेगा अकेले लिए जाने पेशेंट के लिए मजबूरी बढ़ाने के लिए हम इसमें लगाएंगे ग्रीन हाउस में। इसको हम ग्रीन हाउस में थोड़ा टाइम के बाद इसको क्या कर देंगे, वापस फील्ड में लगा, और इसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे एडेप्टेशन कैसे, पहले शुरुआत में हम इसको 1 घंटा दूध दे देंगे, फिर अगले हफ्ते 2 घंटे दूध, फिर नेक्स्ट 2-4 दिन बाद 1 घंटे दूध, फिर 4 घंटे दूध। इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, और फिर जब ये क्या होगा तो फिर इसको फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे। क्या ये प्रोसेस आई हर में नहीं उस समझते इसमें हम क्या पत्ती ये संवर्धन है,
नेक्स्ट हम क्या लेंगे, पोलन ले लेंगे। तो पोलन लेंगे तो क्या होगा, परागकण लेंगे, परागकण लेंगे उसको संवर्धन कर देंगे, राइस कर लेंगे, फिर उसको पोषक मात्रा से रखेंगे, फिर उसको गैस करेंगे, फिर उससे नया प्लांट, फिर उसको आगे सकल से करेंगे, सकल से करने के बाद उसको मिलाइजेशन करेंगे, बांध देंगे और फिर उसको फिल्टर करेंगे। पूरी प्रोसेस यही है। क्या करेंगे, अगर अपनी बात आगे के मतलब प्लांट देखो अब अपने गाँव में चलते हैं, बात चलते हैं, लेकिन by heading तुम्हें लिखना काफी है, notes भी लिख by ऐसे, notes भी लिख in different class, different first class, वहाँ भी शिफ्ट किया, और ये अपने notes को ले हिंदी को दोनों में सबसे पहले क्या है, surface clarification, ये सीधी सी बात है, किसी भी पौधे की सरफेस सतह को भी साफ करना पड़ेगा। अब सतह को साफ करने के लिए क्या कहा जाता है इसमें, कह रहा है कि किसी पौधे के जिस भाग का संवर्धन के लिए पोषक माध्यम का रखा जाता है एक्सप्लांट कहते हैं, प्रवर्तक की सतह पर ये प्रक्रिया को ज़्यादा पहली बार प्रवर्तक को स्लाइस करते हैं, उपयुक्त उपचार द्वारा प्रवर्तक का सतह के रेस्ट्रिक्शन से करना रोगाणु नष्ट किया है। The free of surface of the plant from the microorganism Technofry treatment called surface sterilization. We are free from microorganism. इन्हें हमने देखा था कि free of surface explant from these microorganisms through appropriate treatment is called surface sterilization. यानी कि हम पौधे की सरफेस को स्टरलाइज कर देंगे विद एनी ट्रीटमेंट, किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू उसे कहते हैं सरफेस स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब रोगाणुनाशक। अब इसमें क्या होता है कि हम कल्चर मीडिया को, इसको क्या कह रहे हैं, कल्चरों को शत्रु संदूषण यानी कंटामिनेशन से बचाने का कार्य करता है, यानी कि अपना जो पोषण माध्यम होता है उसको भी स्टरलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्टरलाइज यानी कि निर्जलीकरण, उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन सारों को मारना पड़ता है। मारेंगे कैसे, उनको क्या करेंगे, इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे कि उसके सारे सूक्ष्म जीव निपट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसके लिए सभी संवर्धन उपाकरण, पोषक पदार्थों, उपकरण आदि सूक्ष्म जीवों से किया जाता है। वो सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करना रोगाणुनाशन या फिर निर्जलीकरण कहलाता है। यानी कि इनको क्या कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे, इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर लेके जाएंगे कि अब उनका काम करना बंद हो जाएगा, वो अपने हाथ जोड़ लेंगे, तो अब काम करने से इस्तीफा दे देंगे। तो इस चीज को क्या कहते हैं, रोगाणुनाशन कहते हैं, स्टरलाइजेशन कहते हैं। यानी कि पोषक माध्यम को इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर लेके जाना कि जिससे रोगाणु अपने हाथ खड़े करते बोले अपनी तो शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसंवर्धन ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर क्या होता है, किसी भी प्लांट के अंग से नया प्लांट तैयार करना। इसमें क्या कह रहा है, किसी भी पौधे के विभिन्न अंगों जैसे कि जड़, तना, पत्ती, अंडाशय, पराग आदि का पोषक माध्यम पर संवर्धित करके बाद उनका निर्माण करना संवर्धित है। यानी कि किसी भी प्लांट के कोई भी ऑर्गन, कोई भी अंग को प्राकृतिक कृत्रिम माध्यम पर, पोषक माध्यम पर लग करके नया प्लांट तैयार करना क्या कहलाता है, अनुसंवर्धन कहलाता है। इंग्लिश में क्या है, the culturing the various organ of any plant such as the roots, stems, leaves, ovaries, and embryo, insects, and etc. On the nutrient medium to the form plants is called as the organ culture। यानी कि इन सारों से एक नए प्लांट को फॉर्म कर दिया, नए प्लांट को बना दिया।
इसे क्या कहते हैं अपने हार्मोन कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट एम्ब्रियो कल्चर हमने पढ़ा था। एम्ब्रियो से क्या करते हैं ना, किसी नए प्लांट को डेवलप कर देना, किसी नए प्लांट को बना देना, किसी नए प्लांट को फॉर्म कर देना। फिर भी देखते हैं तेरा अनविकसित, क्या कह रहा है, अनविकसित अथवा पूर्ण विकसित दोनों का संवर्धन पूर्ण संवर्धन क्या है, भले विकसित हो रहा है विकसित हो या अविकसित हो, उसको कल्चर मीडिया के ऊपर रख करके नया प्लांट तैयार करना भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन के तहत परिवर्धन हो रहे बीजों से तरल भ्रूण को निकाल करके पोषक माध्यम पर संवर्धित करके पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी पौधे में से भी भ्रूण निकाल सकते हैं, किसी बीज में से भी भ्रूण निकाल सकते हैं। तरल भ्रूणों का निलंबक सस्पेंसर क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भ्रूण को आपूर्ति करता है। यानी कि क्या होना चाहिए, क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्षतिग्रस्त नहीं, इसमें नुकसान के लक्षण डैमेज नहीं। सर्वप्रथम किसने किया था, हेनरी ने रेफरेंस व काकेलोजिया, इन दोनों ने किसने उसी थ्योरी पर कार्य किया था। कौन था, हेनरी ने, इसके रेफरेंस से हेनरी ने रेफरेंस व काकेलोजिया, रेफरेंस व काकेलोजिया पर कार्य किया। किसने किया था, हेनरी ने किया था। रेफरेंस एक तो पुल है और काकेलेरिया उसी फेरी पर कार्य किया था, और भ्रूण का पात्र से विकसित किया था। सबसे पहले किसने किया था, हेनिंग ने किया था। तो भ्रूण संवर्धन कहेंगे किसे, भ्रूण संवर्धन अपने कहेंगे कि अल्पविकसित हो या पूर्ण विकसित हो, भ्रूण को संवर्धन करना बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं भ्रूण संवर्धन के अंदर क्या आते हैं, बीजों से भ्रूण निकाल सकते हैं। तीसरी बात करते हैं भ्रूण बीजों से निलंबक के रूप में हम प्लांट से भ्रूण निकाल करके क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा क्या है, हेनिंग थे, उन्होंने किससे रेफरेंस और काकेलेरिया को तरीके पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, इसका भ्रूण संवर्धन किया था। फिर इसका इतिहास, भ्रूण संवर्धन का इतिहास अभी को लगा सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया कब, किसने किए थे, हेनिंग ने किए थे। कब किए थे, 1904 में किए थे। और बीजों के परिपक्व भ्रूण को उस माध्यम पर संवर्धित कर पादप भ्रूण का संवर्धन की शुरुआत की। उसके बाद में लेदर में 1925 में भी किया और 1929 में भी किए। ठीक है, बीच में थक गया था बेचारा 4 साल, इसलिए 1929 के बाद में डेन किया। भ्रूण संवर्धन का वास्तविक उपयोगिता दर्शाई, क्या काम आ सकता है भ्रूण संवर्धन। किसी पादप के भ्रूण को पात्र संवर्धन या इन विट्रो कल्चर हेतु उपयुक्त होने के लिए पश्चात बीजों को परिपक्व होने में 10 से 20 दिन लग जाते हैं। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि पात्र संवर्धन में उपयुक्त होने के पश्चात बीज को परिपक्व होने में 10 से 20 दिन लग जाते हैं। यानी कि पात्र संवर्धन के लिए उपयुक्त है, लेकिन उसको बीज को परिपक्व होने में 10 से 20 दिन और लग जाते हैं। हम एम्ब्रियो निकाल करके कल्चर कर सकते हैं, लेकिन अगर पकड़ने की बात करें तो पकड़ने में 10 से 20 दिन लगते हैं। इस अवस्था पर भ्रूण को संवर्धित कर लिया जाए तो उनसे सीधे पौधे तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि अपने को 10 दिन वेस्ट नहीं करना। 10 दिन को बीज तैयार होगा, फिर हम उसको लगाएंगे, फिर जर्मिनेट होगा, इससे अच्छा काम कर ले जर्मिनेट कर लेंगे, सीधे पौधे सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार भ्रूण संवर्धन करके नए पौधे प्राप्त करना 10 से 20 दिन तक बचत हो सकती है। नेक्स्ट पराग संवर्धन, क्या होगा पराग संवर्धन, किसी भी पौधे के पराग कणों को ठोस माध्यम पर संवर्धित करके एडमिट पौधे तैयार करना। ये इंपॉर्टेंट है। दो चीजों से प्लांट बनी है, एक तो होती है डिप्लोइड सेल या द्विगुणित, और एक होती है एडमिट या हैप्लोइड सेल। अब प्लांट के दो पार्ट होते हैं जिसमें हैप्लोइड होती है, एक तो होता है कॉलम, एक होती है ओवरी, एक होता है परागकण, एक होता है नश्य। इन दोनों में क्या होता है, एडमिट होती है। तो एक से अगला प्लांट तैयार हुआ वो भी एडमिट प्लांट होगी, और बाकी सारे डिप्लोइड होते हैं, ओवन होती है, ये एन होती है। अब
इनसे जो प्लांट तैयार होते हैं नॉलेज से द्विगुणित प्लांट तैयार होते हैं नॉलेज से पोलर किसके अंदर आता है एग्रो के अंदर आता है तो इससे प्लांट तैयार होने वाले क्या होंगे एग्रो निर्माण करने की प्रक्रिया को परागण संवर्धन कहते हैं। आगे देखते हैं फिर जड़ तक उत्तक संवर्धन जड़ तक कौन सा होता है किसी भी पौधे के अंदर शीर्ष के ऊपर सबसे दो के ऊपर एक उत्तक पाया जाता है जो लगातार विभाजित होता रहता है। मान लो क्या है एक प्लांट है इसके यहाँ पे क्या होगा एक उत्तक पाया जाएगा जो कि लगातार विभाजित होता रहता है। विभाजित होता है इसलिए इसके को अटैक नहीं कर पाता इसलिए इसके वायरस वो अटैक नहीं कर पाता और इसलिए इसका अगर कोई कल्चर करते हैं पोषक माध्यम पर तो वायरस पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो देखते हैं इसमें तो क्या समझ में आया पौधे के शीर्ष भाग पर एक ऊतक होता है जो कि लगातार डिवाइड होता रहता है लगातार विभाजित होता रहता है और इसलिए उसके ऊपर वायरस है वो अटैक नहीं कर पाता और इसलिए इस पौधे के पार्ट को हम प्लांट उत्तक संवर्धन में प्लांट टिश्यू कल्चर में रख करके पोषक माध्यम पर रख करके उसको नया प्लांट तैयार करते हैं जिससे कि वायरस मुक्त पौधे तैयार होते हैं प्लांट तैयार होते हैं फ्री फ्रॉम वायरस। देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें कह रहा है कि शीर्षक कक्षा से विद्योतक विशेषकर पर्व विभाजक शूट एथिक्स के संवर्धन को मैं इस तरह कहते हैं कि शीर्ष पर्वों के ऊपर सबसे ऊपर वाले पार्ट के ऊपर एक विक्षोभक विभाजित होने वाला ये संवर्धन को मैं इस तरह कहते हैं उसको संवर्धित कर लेंगे तो क्योंकि सामान्यतः पर्वों में विभाजक तक संवर्धन किया जाता है जैसे पर्वों संवर्धन भी कहते हैं शूट कल्चर भी कहते हैं इसका दूसरा नाम है ठीक है नेक्स्ट अपन चलते हैं कि आप नोट्स तैयार करेंगे साथ के साथ में लाइट चल रही है साथ के साथ में आप नोट करते रहना क्या है किसी भी पादप कोशिका के संवर्धन से नए पादप बनने की क्षमता को पुरुषता कहते हैं कि एक कोशिका से नया पौधा तैयार हो सकता है इस क्षमता को क्या कहते हैं पुरुषता या टोटल पोटेंसी कहते हैं। पहली पढ़ चुकी ना पढ़ेंगे पोषक माध्यम क्या होता है पढ़ा था पहले भी देखेंगे जिस पदार्थ पर पादप अंगूतक तथा कोशिका को संवर्धित करते हैं उसे पोषक माध्यम कहते हैं या संवर्धन माध्यम कहते हैं। ठोस पदार्थ को जन्म ही एसेप्टिक बोलते हैं जिसमें बिल्कुल भी कोई भी जीवाणु नहीं होगा करने के लिए उसे 15 psi यानी पौंड प्रति इंच दाब पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऑटोक्लेव में रखते हैं यानी इसको किस तरह के ऑटोक्लेव में मैंने कहा था हाई टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे तो हाई टेम्परेचर कितना है 121 डिग्री सेंटीग्रेड है और कितने प्रेशर के ऊपर है 15 psi के ऊपर है। अब इससे जितने भी इसके अंदर जीवाणु होते हैं वो सारे के सारे निपटते होते हैं हो जाता है। फिर बात करते हैं साधारण तैयार ऑटोक्लेव करने से पहले उस पदार्थ को फ्लास्कों या फिर संवर्धन नलिकाओं में भरा जाता है कल्चर ट्यूब में भरा जाता है छोटे छोटे डिब्बों में भर लिया जाएगा या फ्लास्क में भरना चाहिए भर लिया जाएगा। फिर सतह रोगाणुनाशी सरफेस स्टेरिलाइजेशन प्लांट को जड़ ही वातावरण में पोषक माध्यम रखा जाता है। सीधी सी बात है एक्स प्लांट होता है वो भी क्या स्टेरिलाइज होगा और जो पोषक माध्यम होगा वो भी क्या होगा ना स्टेरिलाइज होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन विट्रो टेक्निक या पात्र संवर्धन में क्या होता है कि एक पात्र के अंदर अपने कोई भी नया प्लांट तैयार कर देते हैं उसे कहते हैं पात्र संवर्धन। क्या कह रहा है पात्र तकनीक का
ओवोला अंगोला तथा कोशिका का अर्ध नली में पदार्थों का संवहन करना, यदि एक छोटी सी नली के अंदर वायु के थ्रू हम नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस तकनीक का विकास सभी प्लांट कोशिका की ठोस तथा टोक्यो पोटेंसी प्रमाणित करने के लिए किया गया था। एक सेल से नया प्लांट तैयार कर सकते हैं, इसके लिए इसको बनाया गया था। In vitro techniques means the culturing plants of the tissues and cells in that test tube on artificial nutrient medium है। यानी कि हम इस प्लांट पौधों को artificially nutrient medium के ऊपर ग्रो करते हैं। Then this technique was developed to the prove the topotency of all plant cells। टोपोटेंसी को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था? इन विट्रो टेक्निक्स डेवलप की थी। फिर हम लोग बात करते हैं इन विट्रो टेक्निक्स की समस्या क्या है। सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं। कौन कौन सी है? पात्र संवर्धन, कोशिका ऊतकों आदि को सूक्ष्म जीव से मुक्त रखना पड़ता है कि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं आना चाहिए। अगर एक बैक्टीरिया आएगा तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं अपने कोशिकाओं तथा ऊतकों में वांछित वृद्धि करना, यानी कि इसमें क्या हो सकता है? कोशिकाओं तथा ऊतकों में वांछित वृद्धि कराना। अब हम चाहते हैं वांछित वृद्धि कराना, लेकिन ये फिलहाल अपनी मर्जी से ही बढ़ता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। तो दो समस्याएं हैं। कौन सी है? सबसे पहली है कि सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना पड़ेगा ऊतकों को। दूसरी क्या है कि कोशिका तथा ऊतकों में वांछित वृद्धि कराना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डिजायरेबल ग्रोथ इन द सेल एंड टिश्यूज। अपने को क्या चाहिए? डिजायरेबल चाहिए, लेकिन इसमें डिजायरेबल नहीं आती, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। ये टेक्निक की समस्या है, प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं भ्रूण प्राप्त करने के तरीके। वे ऑब्टेन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को हम ऑब्टेन इस प्रकार से करेंगे। एम्ब्रियो को ऑब्टेन इस प्रकार से करेंगे। दो तरीके बताएंगे। कौन कौन से हैं? पहला तो बीज से भ्रूण दे सकते हैं, डायरेक्ट बीज को निकाला। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? विकसित हो रही भ्रूण को पालक से प्राप्त करना। यानी जब प्लांट में सीड बन रहा हो, बीज बन रहा हो, तभी हमें पता है स्टरलाइजेशन हो गया, पोलिनेशन हो गया। पोलिनेशन होने के बाद हमें पता है जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। अपने डायरेक्ट वहीं से एम्ब्रियो बनने के बाद हमें पता है वो बीज बनेगा, तो हम इसको बीज बनने का टाइम न देकर के वहीं से उठा करके ले आएंगे और उसका कल्चर। फिर आगे देखते भ्रूण को निकाल कर नेचुरल स्थिति में एसिडिक कंडीशन में रख देंगे और संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरित कर देंगे। इससे पोषक पदार्थों के ऊपर अपरिपक्व भ्रूण को जब पोषक माध्यम पर संवर्धन करते हैं तो वह सुप्ता अवस्था के साथ साथ भ्रूण विकास अन्य अवस्था में नहीं जाता। यानी कि जब प्लांट से लेकर के आते हैं तो वो कैसे कंडीशन में नहीं जाता? सुषुप्त अवस्था में नहीं जाता, बल्कि सीधे एक पौधे के रूप में तैयार हो जाता है। लेकिन जो बड़े बीज तैयार करते हैं वो बेचारा सोया रहता है, अवस्था में रहता है। पहले उसको चांटे मार के जगाना पड़ता है, और उसको पहले जगाना पड़ेगा, मतलब कुछ लगा फिर काम नहीं है। तो इसलिए हम ये वाली ज्यादा उसमें थोड़ी सी एक बढ़ जाती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस वजह से हम डायरेक्ट प्लांट से लेकर के आते हैं। और भ्रूण संवर्धन की तकनीक। भ्रूण संवर्धन की तकनीक क्या होता है? सबसे पहले क्या है? प्रयोग आने वाले उपकरणों को, चावलों को, सारों को क्या कर देंगे? स्टरलाइज कर लेंगे, निर्जलीकृत कर देंगे। दूसरा, जैविक फल की सतह को सोडियम हाइपोक्लोराइड जो केमिकल है ये याद रखना कि किसके, या तो एल्कोहल से निर्जलीकृत करेंगे या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से निर्जलीकृत करेंगे। फिर तीसरा, आप फलों को काट करके निर्जलीकृत चिमटी की सहायता से विजाणु या फिर को निर्जलीकृत पेट्री डिश में रख देते हैं। यानी हमने क्या किया? प्लांट को पेट्री डिश के अंदर रख दिया। किससे? ये चिमटी की सहायता से। चिमटी कौन सी होगी? जो कि निर्जलीकृत होगी। फिर बात करते हैं अपने विषाणु को काट करके उसमें से भ्रूण को विलगित कर लेते हैं तथा तरुण भ्रूण को सीधे ही पोषण माध्यम पर
ले जाते हैं। कह रहा है अगर बीज वाला माध्यम है तो उसको पहले जगाओ, बेचारा सो रहा होगा, और अगर सीधा प्लांट से लेकर के आए हो तो उसको डायरेक्ट किसके ले जाओ, पोषक माध्यम के ऊपर ले जाकर जाना चाहिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट है नेक्स्ट है ना पराग संवर्धन की क्रिया। ये अगर पोलन है अपने पास में एगुणित पौधे तैयार करने के लिए, एगुणित पौधे तैयार करने के लिए पोलन संवर्धन करना पड़ेगा। पोलन संवर्धन करने के लिए सबसे पहले पराग संवर्धन के लिए धतूरा एनोक्सिया एक प्लांट है एक पराग पुष्पन को पात्रे इन विट्रोकल्चर के ऊपर 1964 में सर्वप्रथम शिप्रा और मुखर्जी और सतीश चंद्र शिप्रा मुखर्जी और सतीश चंद्र महेश्वरी ये दो बार थे। कौन कौन थे? शिप्रा मुखर्जी, शिप्रा मुखर्जी एक नाम है और सतीश चंद्र महेश्वरी, ये दोनों आदमियों ने 1964 में धतूरे के पोलन या फिर उसके पराग कोश का संवर्धन किया था। अब उनके प्रयोगों में पराग कोश के अंदर अनेक भ्रूण सदृश संरचनाएं उत्पन्न हुई। जब उन्होंने उसको क्या किया, संवर्धित किया, तो पोलन से कुछ भ्रूण जैसा बना था। उन्होंने उसको क्या कहा, उन्होंने उसको कहा कि भ्रूण सदृश संरचनाएं, ये भ्रूण एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर है, उसको एम्ब्रियो भी कह दिया उन्होंने। अब प्रत्येक गुणांक यानी एम्ब्रियोइड एक अगुणित हैप्लोइड प्लांट था। अब जो बना था एम्ब्रियोइड और वो कैसे थे, हैप्लोइड प्लांट लाइक थे, प्लांट लाइक थे, ठीक है, अगुणित पादप थे, पादप बढ़ने वाले थे। फिर क्या था, पराग संवर्धन के लिए पराग कोशों से पराग कणों को अलग कर लेते हैं। फिर पराग संवर्धन के लिए पराग कोशों से पराग कणों को अलग कर लेते हैं, पराग कोश से पराग कणों को अलग कर लेते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो रखने वाली चीज याद है वो एक तो ये है, और किसने किया था, कौन से प्लांट पर किया था, इनोक्सिया पर किया था। नेक्स्ट है क्या है कि विकल्प परागकण संवर्धन आइसोलेट यानी पोलन को निकालने के बाद अपने संवर्धन करते हैं। तो क्या है, विकल्प परागकणों के पात्र संवर्धन से तैयार किए जा सकते हैं। और क्या फिर एक कैरेस एनर्जी की बात कैरेस से बढ़ेगा, ये तो कैरेस तो तैयार कर लो या कैरेस से आगे प्लांट कर रहे हो। उत्पादन को पराग संवर्धन कहते हैं। पराग कणों को पराग कोशों से अलग करने से पहले पराग कोशों को 4 साल तक पूर्व संवर्धन की दशाओं में संवर्धित करते हैं। यानी पराग कोश से पराग कण को अलग करने से पहले पराग कोश को संवर्धित करते हैं। कहा पराग कणों को पराग कोशों से अलग करने से पहले पराग कोशों को 4 से 7 दिन तक उपयुक्त पूर्व संवर्धन में प्री-कल्चर दशाओं में रखा जाता है, ताकि ये देखा टेस्टिंग की जा सके हरा भरा तो नहीं है। फिर सोलेनेसी उनके पौधों में संवर्धित पौधे प्राप्ति हुई। सोलेनेसी के अंदर जब ऐसा काम करके देखा तो हमें अगुणित प्लांट की प्राप्ति हो गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगुणित पौधों की प्राप्ति किस संवर्धन से होती है, तो वो पराग संवर्धन से होती है या फिर ओवरीकल्चर से होती है, अंडाशय कल्चर से होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोशिका संवर्धन। डेफिनेशन तो भूल जाएगी कि किसी भी कोशिका को पोषक कृत्रिम माध्यम पर रख करके उसको संवर्धित करना कोशिका कहलाता है। कोशिका संवर्धन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि पाचक कोशिकाओं प्लांट सेल्स
पोषक माध्यम पर अस्थानिक कैलस निलंबन संवर्धन कैलस बनेगा, निलंबन में संवर्धन होगा के रूप में संवर्धन करने के कोशिका संवर्धन कहेंगे। कैलस सेकेंडरी मेटाबॉलिक द्वितीयक उपापचय सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंजाइम उत्पादन एकल कोशिका प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त करने के लिए कोशिका संवर्धन किया जाता है। यानी कि अपने को कोशिका संवर्धित करनी है तो क्या किया जाता है, इसके लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए, एंजाइम के लिए या सिंगल सेल प्रोटीन के लिए। इन संवर्धनों को निलंबन संवर्धन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, निलंबन संवर्धन भी कहते हैं, सस्पेंशन कल्चर भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखने वाली है क्या है। सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में इससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं, द्वितीयक उपापचय एंजाइम उत्पादन सिंगल सेल प्रोटीन बनाई जा सकती है, और उसका दूसरा नाम क्या है, निलंबन संवर्धन भी कहते हैं। फिर आते हैं कोशिका संवर्धन और हार्मोन सेल कल्चर। सेल कल्चर में क्या करा है, कोशिकाओं को छान कर अलग कर देते हैं साइज के अकॉर्डिंग। फिर सिंगल सेल अब केंद्र सेंट्रीफ्यूगल द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी कि एक कोशिका को क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, इससे सारी कोशिकाएं बाहर चले जाएंगी। कोशिका संगठन के पोषक पदार्थों में लगभग हमेशा एक ऑक्सीजन साधारणतः टू फोल्डिंग मिलाया जाता है। यानी कि पोषक पदार्थ में अब कोशिका जब संवर्धन कर रही है उसमें कौन सा हार्मोन मिलाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन हार्मोन मिलाया जाता है। और ऑक्सीजन हार्मोन में टू फोल्डिंग मिलाया जाता है। कभी कभी एक साइटोकाइनिन भी मिलाया जा सकता है, जैसे काइनेटिन या BAP बेंजाइल एमिनोक्लोरीन भी मिलाते हैं। वो जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, वो अलग काम करना होता है इसी कोशिका के अंदर। मान लो अपने को एंजाइम डेवलप करना है, उसके लिए यूज होता है। किंतु निलंबन संवर्धन में कोई साइटोकाइनिन नहीं मिलाया जाता। जब निलंबन करते हैं तब कोई भी नहीं मिलाया जाता। ये क्या है, कोशिका संवर्धन के टाइम पे अधिकतर प्रजातियों को कोशिका संवर्धन में मूलोत्पादन रूट रीजनरेशन होता है। यानी कि कोशिका संवर्धन में सबसे पहले क्या बनती है, जड़ें बनती है। किंतु कुछ पौधों में पहले पर्व का प्रजनन पूर्वोजनन और बाद में उसमें जड़ें निकलती हैं, जैसे कॉफी, तंबाकू, धान, गेहूं। जो प्रकृति सीधी सी बात है, कुछ प्लांट होते हैं उसमें पहले जड़ें बनती है, कुछ प्लांट होते हैं उनमें क्या पहले बनती है, पहले शूट बनता है, पहले तना बनता है, पहले पर्व बनता है। वो कौन है, कॉफी के अंदर, तंबाकू के अंदर, धान के के अंदर पहले क्या बनता है, पर्व। चलो आगे चलते हैं। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर। इंपॉर्टेंस क्या है टिश्यू कल्चर का, कहाँ कहाँ यूज आता है। सबसे पहला टिश्यू कल्चर है, वो कहाँ यूज आता है, वास्तव में कोशिका तत्वों को अलग से मेजरमेंट परिस्थितियों में उगाने की विधियों को कहते हैं। पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अपने ऐसे पौधों का भी प्रवर्धन कर सकते हैं जिनके अंदर बीज बनते या बीज बनने में बहुत समय लगता है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं, काय के प्रवर्धन कर सकते हैं। इस विधि में कम से कम एक जैसे गुणवत्ता वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं, या कहिए तो क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। काय के प्रवर्धन के लिए कक्षस्थ शाखा ऑक्सिलरी ब्रांच का उपयोग किया जा सकता है। इसमें क्या कर सकते हैं, या तो तने का यूज कर सकते हैं या ब्रांच का यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग कई फसलों जैसे कि अदरक, हल्दी, इलायची में किया जा सकता है, जिनके अंदर बीज बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट आते हैं फ्री फ्रॉम वायरस। वायरस में फ्री प्लांट उसमें मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर आ जाएगा। तो क्या कहता है, परोप मेरिस्टेम से कई वायरस पौधे तैयार हो सकते हैं। ऐसी दशा में परोप मेरिस्टेम का संवर्धन द्वारा वायरस
क्या कह रहा है, मेरिस्टेमिक टिश्यू या कि ऐसा टिश्यू जो कि लगातार विभाजित होता रहता है उसे क्या कहते हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यू कहते हैं। उसके अंदर वायरस अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक अटैक करता है तब तक वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसमें वायरस अटैक नहीं कर पाता। और इसे क्या कहते हैं, तो अगर मेरिस्टेम को हम क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं, तो उसे मेरिस्टेमिक टिश्यू कहते हैं। उससे वायरस में नाम हो जाते हैं, तो ये करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एगोनिक पौधे तैयार करना। एगोनिक पौधे तैयार करना किससे करेंगे, या तो पोलन से करेंगे या ओवरी से करेंगे। इसमें कहा रहा है, क्या कह रहा है, पराग को एंटर कल्चर या एलसी अंडरस्टे अनफर्टिलाइज्ड एवरी का संवर्धन एवं अंतर प्रजाति में संकरण इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन द्वारा एगोनिक पौधे की बड़े पैमाने पर प्राप्ति की जा सकती है। पहला तो पराग संवर्धन, फिर एलसी पौधे का कल्चर करके अंतर प्रजाति संकरण की मेथड, फिर अंतर प्रजाति संक्रमण के मुख्य रूप से दो उदाहरण, कौन सा, चोर और गेहूं में एगोनिक पौधे की प्राप्ति के लिए इसका हॉर्डियम बुलोसम ये तैयार किया गया संकरण। फिर दूसरा है गेहूं का संकरण करवाकर एगोनिक पौधे का। इन दोनों में केवल चोर और गेहूं के एगोनिक क्रोमोसोम शेष बचते हैं, क्योंकि हॉर्डियम बुलोसम या मक्के के क्रोमोसोम धीरे धीरे हो जाते हैं। यानी कि कह रहा है कि एक ही प्लांट के क्रोमोसोम बनते हैं, बाकी लुप्त होते चले जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं समयुग्मित लाइन। हम क्या कर सकते हैं, होमोजाइगस लाइन तैयार कर सकते हैं जो सेम देखिए, सेम का मतलब जो प्लांट के कैरेक्टर हो वही सेम के सेम ऑफस्प्रिंग के या संतति के। अब इसमें बात करेंगे किसी भी समयुग्मी लाइन को प्राप्त करने के लिए परंपरागत विधियों से लगातार सौनिश्चय में कम से कम 6 वर्ष लगते हैं। यानी अगर होमोजाइगस लाइन तैयार करनी है प्लांट कटिंग के थ्रू, कितने साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं। लेकिन इसमें क्या अपने 5-6 महीने तैयार कर सकते हैं। किंतु पॉलिसिस्टिक क्या होता है, एक ऐसा केमिकल है जो कि एगोनिक पौधे को द्विगुणित पौधों में बदल देता है। पॉलिसिस्टिक द्वारा एक पौधों के क्रोमोसोम को 2 वर्ष में ही द्विगुणित करने पर समयुग्मजी या द्विगुणित एगोनिक डबल है तो पौधे प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि ये क्या कर देता है, एन को डबल कर देता है, डबल हेप्लोइड हो जाता है, और वो क्या होता है, द्विगुणित ही होता है। पॉलिसिस्टिक का काम होता है द्विगुणित। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है पॉलिसिस्टिक। पॉलिसिस्टिक का काम क्या है, हैप्लोइड प्लांट को डिप्लोइड में तैयार करना है, डबल हैप्लोइड प्लांट तैयार करना होता है। फिर बात करते हैं क्या है इस विधि में प्रजनन कार्यक्रमों में जापान, कनाडा, यूरोप आदि का उपयोग किया जाता है। कई व्यापारिक किस्मों का विकास भी किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं भ्रूण बचाव, खराब होने वाला है, उसके बीज जो खराब हो चुके हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, अपने बचाव कर सकते हैं। कैसे, कई अंतर प्रजातीय इंटरस्पेसिफिक संकरण में गुणदोष का अपहासन या डिग्रेडेशन के कारण संकरण गुण नहीं बच पाता। यानी क्या हो जाता है, उसका गुणदोष एंडोस्पर्म खराब हो जाता है। यानी कि मान लीजिए इस तरीके से इसका बीज टोल है, ये खराब हो जाएगी, तो इसको बचाने के लिए इस तरीके से इसमें क्या होता है, ऐसे संक्रमण को बचाने के लिए उनका कर्म अवस्था में बीज से निकाल कर पात्रे कल्चर में हम उसके भ्रूण को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, पात्रे से मदद के करेंगे और उसको संवर्धित करेंगे। उदाहरण के लिए ट्रिटी कैरियर की प्राप्ति, ट्रिटिकम के दूसरे ट्रिटिकम एसिडो और ट्रिटिकम के संकरण से होती है, और अधिकांश ट्रिटिकल में 2 प्रभावी जीन जैसे CRA, KR1 और KR2 उपस्थित होते हैं, जो कि से संकरण करने के बाद बाधा डालते हैं। संकरण से बाधा डालते हैं, 2 जीन हैं, KR1 और KR2, ये संकरण में बाधा डालते हैं, बाकी
कोई बाधा नहीं डालता। नेक्स्ट आ जाते हैं काइकीय प्रयोग में विभिन्नता, यानी कि सोमाटोलॉजी वेरिएशन। काइकीय प्रयोग की भिन्नताओं के उपयोग से इसने स्कारलेट और जिरेनियम की किस्म सिग्मा और सरसों की किस्म गोनाडोट्रोपा के साथ आदि विकास की गई थी, यानी कि सेल दोनों पर भी तैयार की गई थी सोमाटोलॉजी विधियों के द्वारा। तो ये वैरायटी जो स्कारलेट है, जर्मेनियम की सिग्मा है, जेरेनियम की सिग्मा है, सरसों की गोनाडोट्रोपा के साथ है। ठीक है। नेक्स्ट आता है साइब्रिड। साइब्रिड क्या होता है? साइब्रिड का उत्पादन एक प्रजाति के सामान्य प्रोटोप्लाज्म का दूसरी प्रजाति के केंद्र विहीन प्रोटोप्लाज्म से संलग्न करके किया जाता है। यानी किसी भी बात एक प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि इसकी कोशिका भित्ति हटी हुई, कोशिका भित्ति हटी हुई है, उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। एक के अंदर केंद्रक है प्लस एक का केंद्रक हमने निकाल दिया, केंद्रक विहीन है। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक में केंद्रक तो एक दो है। अगर दोनों के अंदर केंद्रक है फिर तो मिल गई है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। दोनों के अंदर केंद्रक है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। और एक के अंदर केंद्रक है दूसरे के अंदर केंद्रक नहीं है तो उसको बोलते हैं साइब्रिड। उसको क्या बोलते हैं? साइब्रिड। चलो देखते हैं। इसका उपयोग तंबाकू, पत्ता गोभी आदि, पिटूनिया आदि कोशिका गर्भवती किया जाता है। जनन संरक्षण भी कर सकते हैं कि जिन प्रजातियों में अल्प आयु वाले होते हैं तथा आंतरिक क्षमता कम होती है उनके लिए मंद वृद्धि संवर्धन, स्लो ग्रोथ कल्चर, शुष्क कायकीय भ्रूण, सोमेटिक एम्ब्रियो और कृत्रिम बीज का उपयोग किया जाता है। प्रजातियों में अल्प आयु वाले पौधे कम होते हैं, जिनकी अंकुरण क्षमता क्या होगी? बहुत कम होती है, उनके लिए मंद वृद्धि संवर्धन स्लो कल्चर आराम से संवर्धन। शुष्क कायकीय भ्रूण, यदि कोई कायकीय भ्रूण है उसको भी मैं संवर्धित कर सकता है और वो जल्द कैसे क्या ना हो और ना हो लंबे टाइम के लिए, एक साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पता नहीं क्या होगा। और इसके साथ अपना खत्म हो जाता है। प्लांट टिश्यू से आते हैं इम्पोर्टेंट उसके भी आगे बढ़े बायोटेक्नोलॉजी देख लो। पीटी कॉटन के अंदर क्या होता है? पीटी कॉटन गुलाबी सूती के होता है और वेस्टलेस खरीदने से होता है सब बना ट्रांसफर यूज लाइसेंस अमीनो एसिड को हटा करने के लिए ट्रांसफर प्रोटीन कहते हैं। एक सेल से पूरा पदार्थ अलग की क्षमता को प्रोटीन कहते हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूल से प्राप्त से अंदर से बने भ्रूण बचाव में होता है, भ्रूण से भ्रूण जीवित नहीं रह पाता, उसमें हास हो जाता है करते हैं। फिर वाईएससी और बीएससी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है? कृत्रिम गुणसूत्र है जो कि बड़े डीएनए के खंडों को नए प्लांट में या फिर पोस्ट सेल के अंदर ले जाने के लिए काम आते हैं बड़े डीएनए। बाकी जो नेचुरल प्लाज्मिड होता है, प्लेन प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड होता है, आरएन प्लाज्मिड होता है, ये सारे छोटे-छोटे डीएनए के पार्ट को ले जाने का काम होते हैं। इसी के साथ अपन खत्म होता है, फिर अपने क्वेश्चन आ जाते हैं। बात हो गए डीप बज रहा है पास, इसकी वजह से आवाज नहीं आ पा रही, तो क्वेश्चन हमने बाद में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का सभी का। अपने नेक्स्ट चैप्टर भी आते रहेंगे बायो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
देखते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि जब तक आप इनके हिस्से पढ़ते रहे और बिल्कुल तो आपके शो आने को कोई नहीं हंड्रेड ये अपनी गारंटी है। अपने से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए, इससे बाहर सवाल पूछ ही नहीं सकता। क्या ये बात आई समझ में? अब बात आती है, नोट भी करते रहो, साथ में पढ़ते रहो, और अपनी बात अगर करें कि करना कैसे है यार, तो इसके नोट्स बनाओ अपने हाथों से, नोट्स बनाकर उसको डायरेक्ट पीडीएफ से नहीं पढ़ना।